हाँ, तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बिना किसी झंझट के सीधे स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। थोड़ा-सा कलर चेंज कर लें ताकि ओके। यहाँ पर है कि आय मतलब कि इनकम से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है जो भी है, बहुत ही संक्षिप्त में और सीधे डायरेक्टली आपको प्रोफेशनल तौर पर, ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सके। बोर्ड 2-3 चीज़ें देखती है, आप सॉरी, बोर्ड 2-3 चीज़ें देखती है, आप कितना प्रोफेशनली लिख रहे हैं। आंसर राइटिंग खुद में एक कला है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग पूरे पेज भरने के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर अनवांटेड चीज़ों को लिखते जाते हैं, तो उससे और जो है आपकी कॉपी चेक करने वाले इरिटेट ही होते हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाले नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब आय क्या है, तो यूँ नो कि भाई जो भी हमने मेहनत किया, चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, जो भी हमने कार्य किया, अब उसके बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिल रहा है, वही क्या है, हमारी आय है। सिंपल, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं कि आय क्या है। हमने जो मानसिक या फिर शारीरिक रूप में जो कार्य किया, उसके बदले में हमें जो पारिश्रमिक मिला, वो हमारी आय है। यह पारिश्रमिक वेतन के रूप में हो सकता है, मजदूरी के रूप में हो सकता है, लाभ के रूप में हो सकता है या ब्याज के रूप में हो सकता है। अब अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वेतन किसको मिलता है, मजदूरी किसको मिलता है? जो शारीरिक वर्क कर रहा है उसको मजदूरी मिलती है। जो मानसिक कार्य कर रहा है उसको वेतन मिलती है। लाभ किसको है? जो व्यापार का उद्देश्य लाभ होता है, मतलब कि उसका पारिश्रमिक होता है। ब्याज किसका पारिश्रमिक है? पूंजी का है। तो ये तो आप बुक में पढ़े ही होंगे, बट उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, यदि इसको अगर कह रहे हैं कि नहीं ये 5 अंक का मैं ये अगर दे दूँ क्वेश्चन कि हाँ, इस क्वेश्चन को 5 नंबर वाले वेटेज में अगर डाल दिया जाए तो फिर तो थोड़ी-सी आपको लिखने का ये जो स्तर है वो थोड़ा-सा विस्तृत करना होगा। फिर है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जिसको जीडीपी कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जीडीपी क्या है? ये एक घरेलू उत्पाद है, मतलब ये हम अपने देश का काउंट करते हैं, ठीक है ना? ये घरेलू उत्पाद है, हमारे देश में घरेलू मतलब क्या? हमारा घर यानी कि हमारा देश। तो किसी देश की सीमा के अंदर, ठीक है ना? इसमें विदेश से आने वाले जो भी आय है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो किसी देश में 1 साल में उत्पादित, अब हमने 1 साल काम किया और उस बीच में हो सकता है कि हमने वस्तु का उत्पादन किया हो या फिर सेवा का उत्पादन किया हो। वस्तु क्या है, मान लीजिए कि हम लोग अगर ट्रक वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई भी वस्तु बना रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ें दिखाई देती है उसको वस्तु में डाला जाता है और जो दिखाई नहीं देते उसको सेवा में डाला जाता है। जैसे कोई डॉक्टर मेहनत कर रहा है, डॉक्टर के पास आप गए, हज़ार-हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए देते हैं। आपको वो क्या देता है? बस एक सजेशन देता है, ठीक है? वो दवाइयाँ बताता है, आप ठीक कैसे होंगे। दवाइयाँ वो नहीं देता है, वो तो आप मेडिकल शॉप से लेते हैं, ठीक है? तो ये लोचा है वस्तु और सेवाओं के बीच का। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो सिंपल सा आंसर है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो ये हम भी जान रहे हैं, सकल का मतलब होता है टोटल। घरेलू मतलब हमारे देश के अंदर जो भी उत्पाद हुआ है। तो एक देश में, एक वर्ष में, मतलब अब थोड़ी ना कि 50 साल का हम जोड़ने लगेंगे। उत्पादित जितने भी वस्तु हैं और सेवा हैं, उसको मौद्रिक मूल्य में हम कन्वर्ट करेंगे पैसा में कि कितने रुपए का हुआ। और उसको हम क्या कहेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, फुल फॉर्म इसका हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये भी दिमाग में रखना है, कभी-कभी पूछ देता है जीडीपी का फुल फॉर्म। तो ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, सिंपल बात, क्वेश्चन में ही आंसर है। सकल यानी कि टोटल, घरेलू मतलब एक देश में उत्पाद यानी कि उत्पाद अब 2 चीज़ों की हो सकती है, वस्तु या फिर सेवाओं की। तो ये जो उत्पाद हुआ है उसको हम क्या करेंगे? मौद्रिक मूल्य में डालेंगे। मापेंगे कैसे कि हमने कितना का उत्पादन किया? क्योंकि कोई भी डाटा रुपए में ही देंगे तो उसको कन्वर्ट तो करना होगा मौद्रिक मूल्य में। तो मौद्रिक मूल्य में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी वो वैल्यू प्राप्त होती है वही क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। मतलब किसी देश की सीमा के भीतर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएँ एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं जी? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखिए, प्रति व्यक्ति जिसको पीसीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ये भी दिमाग में रख लेंगे। अब इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने बताया था, और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? अगर किसी घर का, अगर मान लेते हैं कि कोई घर में 5 व्यक्ति हैं और उस घर में 1 लाख रुपए अगर आती है महीने में, कितना रुपए? 1 लाख रुपए आती है, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कितना इसमें से कमा रहा है? तो बस 5 में भाग लगा दीजिए। यदि 10,000 आता है, इमेजिन करो 10,000 आता है और 5 आदमी कमा रहे हैं, तो बताइए कि 1 आदमी कितना कमा रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय पूछा जा रहा है, पूरा नहीं।
तो 5 से भाग लगा दो, 5 दूनी 10 यानी करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति कितना कितना कमा रहे हैं, 2-2 हजार कमा रहे हैं, सिंपल। तो वही चीज है कि जब देश की कुल राष्ट्रीय आय में, ये टोटल हो गया, जैसे ये मैंने बोला कि ये कुल, तो कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से, यानी कि कमाने वाले कितने लोग हैं, मतलब कुल जनसंख्या से जब भाग दे तो जो भागफल आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय मतलब देश में जो टोटल आय है उसमें टोटल जनसंख्या से क्या कर दो, भाग दे दो, वही आपका प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय आपको पता है कि किसी भी देश का जीवन स्तर आर्थिक विकास का प्रमुख मापदंड माना गया है। मतलब कोई भी देश कितना विकास किया, उसकी आर्थिक विकास कितनी हुई है, इसके तो वैसे तो अलग अलग मतलब मापने की अलग अलग इकाई है, बट प्रति व्यक्ति आय से बेहतर कुछ नहीं है। तो इसलिए किसी भी देश की आर्थिक विकास की मुख्य अगर सूचकांक कहा जाए, मापदंड कहा जाए, तो प्रति व्यक्ति आय ही है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब, तो देखिए सबसे पहले 1868 में हुआ था डीबीएन के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी अन सॉरी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको याद रखिएगा लोग। और उस समय ये बताए थे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 20 रुपए है। आगे बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा, तो देखिए पहले सीएसओ के द्वारा किया जाता था, सीएसओ, ठीक है ना, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब एनएसओ के द्वारा किया जा रहा है, मतलब समझ ही रहे हैं, सरकार बदलती है, नाम बदलती है, लेकिन काम वही होता है। बस जहां पहले सेंट्रल था इसको हमने नेशनल कर दिया, बाकी सारी चीजें वही है। ऑर्गेनाइजेशन को हमने ऑफिस बना दिया कि इस ऑफिस के द्वारा होगा। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वही सीएसओ मतलब कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा की जाती है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा किया जाता है, और भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। चलिए, एनएसओ किसके अंदर काम कर रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई का वर्णन कर रहा है। देखिए राष्ट्रीय आय अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली बहुत ही डीपली जानते होंगे, बट कोई बात नहीं। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कुछ उसमें बहुत सारी ऐसे कठिनाइयां आती है, बट यहाँ पर हम कुछ ठोस प्रोफेशनली आंसर दिए हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में मुख्य रूप से निम्नलिखित कठिनाइयां आ सकती है, जैसे कि आंकड़ों के संकलन में कठिनाई। पूरे देश में सही और सटीक आंकड़े इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब सही और सटीक आंकड़ा एक घर वाले से भी पूछिए तो वो अपने घर की सही आंकड़ा नहीं दे सकता है, समझ रहे हैं ना। तो एक तो ये समस्या हो जाता है। दूसरी होती है दोहरी गणना की संभावना। कभी कभी एक ही वस्तु के मूल्य को कच्चे माल और तैयार माल के रूप में 2 बार गिन लिया जाता है, समझ गए। अब कच्चा मूल्य क्या है, मान लीजिए कि हमने आलू लिया, ठीक है, मेरे घर में आलू है। अब चूंकि मैं दुकानदार हूं तो इस आलू से क्या समोसा बनाता हूँ। तो आप मेरे घर में आए तो हमने आलू का भी डाटा दे दिया, फिर मेरा कोई दुकान भी है तो हाँ, एक दुकान भी है तो वहां आप क्या क्या बनाते हैं, तो समोसा बनाते हैं, तो फिर हमने अपने समोसा का भी डाटा दे दिया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, इससे तो जीडीपी ज्यादा दिखेगा ना देश का, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो पता क्या चलेगा कि राष्ट्रीय आय, हमारी आय भी ज्यादा है, बट है क्या, इसी को हमने कन्वर्ट किया समोसा में। तो यहाँ पर डाटा केवल समोसा का ही लेना चाहिए था, बट हमने किसका, आलू का भी दे दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कभी कभी ज्यादा भी दे देते हैं, और कभी कभी तो कुछ लोग मतलब छिपा भी लेते हैं, आपको पता है, बहुत सारे समस्याओं से बचने के लिए। तो इसमें क्या है, पहला तो आंकड़ों को संकलन करने में कठिनाई, पूरे देश में आंकड़ों को इकट्ठा करना एक खुद में बहुत बड़ी मुश्किल काम है, ठीक है। और दूसरी दोहरी गणना की संभावना हो जाती है कि कभी एक ही चीज को 2 बार गिन लिया जाता है, 2 बार, ठीक है। मूल्य के मापन में भी कठिनाई होती है, जैसे एक ही चीज का अगर आप चल जाइए साउथ में, दक्षिण भारत में, वहां उसकी कुछ और कीमत है, नॉर्थ में आ जाइए उत्तर भारत में, वहां कुछ और कीमत है, मिडिल इंडिया में चले जाइए वहां पर कुछ और कीमत है, मतलब एक ही चीज की अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमत है। तो हम उसकी क्या मतलब कीमत लगाएं, उसकी मूल्य को कैसे मापे हम। तो कहीं ज्यादा भी हो सकती है, उतार चढ़ाव होते रहती है, आपको पता ही है किसी भी चीज का रेट। तो ये 3 कठिनाइयां खास करके, एक तो डाटा को भैया कलेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इतनी बड़ी देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और सबकी डाटा सही से कलेक्ट हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज क्या होती है, दोहरी गणना की संभावना आ जाती है कि एक ही चीज को हम 2 बार कहीं गिन न ले। तीसरी होती है अलग अलग क्षेत्र में एक ही वस्तु का अलग अलग
कीमतों में उतार चढ़ाव होना। तो ये 3 प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं मुख्य रूप से। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, इसको बताइए। मतलब कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित कीजिए। बिल्कुल, अगर आय कम है तो गरीबी है, आय अगर बढ़े तो गरीबी को कम किया जा सकता है। अब आय कम होगा मीन्स गरीबी होगा, और गरीबी होगा तो मतलब क्या होगा, हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे वह आगे का जो उसका भविष्य है वो भी क्या, गरीबी रह जाएगा। फिर वह गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है, और कम आय के कारण बचत कम होती है। जब हमारी इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। फिर हम इन्वेस्टमेंट, निवेश मतलब इन्वेस्ट करना, किसी बिजनेस वगैरह में लगाना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में हम कम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, हमको फिर आय की तो प्राप्ति भी कम होगी ना। मतलब इस हिसाब से एक गरीब व्यक्ति गरीबी में ही फंसा रह गया। कैसे? तो देखिए, क्या हुआ कि वो गरीब है, आय का स्तर कम हुआ, मतलब वो अपने भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों से वंचित रह जाएगा। तो फिर वह एक अच्छा संसाधन खुद नहीं, एक मानव संसाधन ही नहीं बन पाएगा, अच्छा मानव संसाधन। क्या होगा, वह गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। कम आय के कारण, उसकी मेन पॉइंट यहाँ पर, कम आय के कारण बचत कम हो जाएगी, सेविंग। और जो हमारे पास बचा ही नहीं तो हम फिर अगले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ से? और जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर से हमें आय कहाँ से प्राप्ति होगी ज्यादा? मतलब पैसा लगाएं कम और इनकम हो जाए ज्यादा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इस हिसाब से कम आय, एक गरीबों की आय क्या होती है, कम होती है। और फिर जब कम आय तो बचत कम, बचत कम तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो फिर से आय कम प्राप्त होगी। मतलब वह उसी चक्र में फंस के रह जाता है। ठीक है, कुजनेट वगैरह का यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी एक दे सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कैसे गरीबी को कैंसर की तरह कहा था, तो ये सब दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में यहाँ पर आ जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? देखिए, कहने को तो ये दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है, लिखना चाहिए कम से कम 90 से प्लस शब्दों में, बट हमने यहाँ पर संतुलित आंसर दिया है। एक तो आपके पास समय कम है, सेकंड चीज ज्यादा रटने से बेहतर ठोस रटिए, अच्छा लिखिए, आपके लिखावट के अनुसार 100% गारंटी है कि 5 आउट ऑफ 5 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय का समिति का गठन किया था? तो सबसे पहले बता देते हैं कब, तो 1949 में। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, कब, तो हमने कब बता दिया, 1949 में। फिर कह रहा है कि किस उद्देश्य से, तो हम दूसरी बार में बात करेंगे उद्देश्य से। तो सबसे पहले हमने बात किया कि कब, तो 1949 में। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का ही यहाँ पर बात हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो हमने इस लाइन में तो बता दिया कि कब और किसके द्वारा। दूसरा बात होता है क्या कि इसका उद्देश्य क्या था। तो थोड़ी सी, चूंकि दो ही अगर लाइन लिख दे तो फिर तो ये बड़ा होगा नहीं, तो थोड़ा सा इसमें हम सदस्य भी इंक्लूड कर दिए। और कौन थे? प्रोफेसर D.R. गॉडगिल और D.V.K.R.V. राव भी शामिल थे। ये दो नाम याद रख लीजिएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं उद्देश्य की। इसका उद्देश्य क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है कि इस समिति का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आधार पर अनुमान लगाना। मतलब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है, आपको पता है। 3 समस्याओं के बारे में हम लोग ऊपर ही बात कर लिए थे। डाटा को कलेक्ट करना एक था, पूरे देश से डाटा कलेक्ट करना खुद में एक इम्पॉसिबल सा लगता है। दूसरा क्या था कि दोहरी गणना हो जाना, हो सकता है कि मे बी एक ही डाटा को हम लोग 2 बार लिख लें। तीसरा क्या था, जो कीमत थी इसकी हम सही मतलब जो उसकी माप थी, कीमत को हम सही ढंग से माप नहीं कर पा रहे थे। तो ये 3 हमने मेजर जो यहाँ पर रीजन है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको हमने देख लिया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना इतनी इजी है नहीं, तो इसी के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किस उद्देश्य से किया? तो कब तो आप समझ गए, 1949 में। उद्देश्य क्या होगा भाई? राष्ट्रीय आय समिति क्या करेगी? राष्ट्रीय आय क्या, किसकी, मतलब राष्ट्रीय आय समिति है तो क्या एजुकेशन पर बात करेगी, शिक्षा की, मतलब शिक्षा के बारे में पता करेगी? नहीं ना। इसका काम ही है राष्ट्रीय आय, पूरे देश भर में आय को क्या करना, इसकी माप करना। ठीक है, पता करना क्या नेशनल इनकम हुआ। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के चीजें हैं कि हम लोग जो डरते हैं उसको डरना नहीं है। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब, तो 1949 में। पहला पॉइंट ये हो गया। किस उद्देश्य से? उद्देश्य क्या होगा? देश की राष्ट्रीय आय को क्या करना, उसका अनुमान लगाना। और किस आधार पर? तो वैज्ञानिक आधार पर, क्योंकि समझ रहे हैं कितना मुश्किल है इसको पता करना।
तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिकल बेस पर पता लगाना है और देश की आर्थिक स्थिति का एक सटीक विवरण तैयार करना था, जिससे पता चल सके कि हमारा देश पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कितना डेवलप किया या फिर कितना पीछे गया। रिपोर्ट, सबसे पहला जो रिपोर्ट 1951 में बना था और ये रिपोर्ट जारी कब किया गया तो 1954 में। मतलब कुल मिला के 3 साढ़े 3 साल का समय इसमें लग गया था। आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगा फिर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की बात तो हम लोग ऊपर से अभी तक करते आ रहे हैं। एक राष्ट्र के अंतर्गत, एक देश के अंतर्गत एक वर्ष में, ठीक है, उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के, वस्तु एवं सेवाओं, क्योंकि उत्पादन दो चीजों का होता है, वस्तु एवं सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य है, कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ऊपर वाला चीज यहाँ पर रट लिए तो परिभाषा का तो काम हो गया। लेकिन अब चूंकि ये दीर्घोत्तरीय है तो किसी एक व्यक्ति का, जैसे मार्शल का परिभाषा आप इसमें दे दीजिए, या फिर आपको किसी और का अगर याद हो तो उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट जैसे है वैसे याद कर लेंगे, क्योंकि उसके शब्दों में दे रहे हैं तो फिर जैसे उन्होंने दिया था जस्ट वैसे ही हमको भी देना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की प्रमुख विधि क्या है। तो देखिए, मोस्टली मुख्य रूप से तीन ही विधि से निकाला जाता है। एक उत्पादन विधि से, आय विधि से और व्यय विधि से। उत्पादन विधि में हमने क्या किया कि हमारे देश में कितने वस्तु उत्पादित हुए, इसके मूल्य को जोड़ लेते हैं। टोटल जो भी वस्तु या सेवा उत्पादन हुआ है उसके मूल्य को जोड़ लेंगे। आय विधि से एक व्यक्ति की आय क्या रही, जिससे पूरे देश के लोगों को कितनी इनकम हुई, इससे भी हम पता कर सकते हैं। या फिर कुल खर्च के आधार पर, ये देश के लोग कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसके आधार पर भी हम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय ऐसे तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित भी है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ना मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ना, सिंपल बात। राष्ट्रीय आय बढ़ना मतलब कुछ प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। अब कंप्लीटली राष्ट्रीय आय बढ़ना मतलब ये कंप्लीटली हम नहीं कह सकते कि प्रति व्यक्ति आय सबका बढ़ा होगा, उसमें कुछ का ज्यादा भी बढ़ सकता है। ये भी हमने आपको क्लास में बताया था। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति 1 लाख का महीना कमाने लगे, जो पहले से 50,000 कमाता था, एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा था, वो आज 8,000 कमाने लगे, तो सिंपल बात है कि उस परिवार का इनकम तो बढ़ गया, 1,08,000। अब पर व्यक्ति करेंगे तो भाई सिंपल बात है, पर व्यक्ति भी बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, उसमें से एक व्यक्ति गरीब हो गया, एक ने बहुत आगे गया बट एक क्या हो गया, गरीब हो गया। तो इसलिए राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि देश के सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हो सकता है उसमें से कुछ लोग ज्यादा कमाने लगे होंगे देश से। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब कि अच्छा सभी लोगों का विकास हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास का सही मापक कौन तय करता है, प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय की। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हम दे दिए, पहले प्रति व्यक्ति आय तो प्रति व्यक्ति आय दे देंगे। जब देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो बचता है उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब प्रति व्यक्ति मतलब राष्ट्र की आय और उसमें टोटल जनसंख्या से भाग। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की जीवन स्तर, उस देश के लोगों का जीवन स्तर क्या है, आर्थिक विकास क्या है, इसका प्रमुख मापदंड माना जाता है। यह देश की कुल आय और कुल जनसंख्या का औसत है। औसत भाग को हम औसत ही कहते हैं। कुल आय और कुल जनसंख्या का औसत है। यह एक औसत व्यक्ति के जीवन के स्तर को दिखाती है। ये क्या दिखाती है कि एक औसत व्यक्ति भी, एक सामान्य व्यक्ति भी कितना कमा रहा है, गरीब है या धनी है। लेकिन ये पूरे राष्ट्र के बारे में बताती है, एक वर्ष के दौरान किसी देश में उतारी, मतलब ऊपर वाला अगर याद कर चुके हैं तो वही चीज है। वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, या पूरे देश का सामूहिक आय है। ये क्या है, एक व्यक्ति का, और ये क्या है, सामूहिक आय है। क्या है जी, सामूहिक आय है। ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय एक औसत व्यक्ति का है, प्रति व्यक्ति का है, ये एक औसत है, एक औसत व्यक्ति के जीवन स्तर को दिखाती है, जबकि यह एक देश की समूह की आय को दिखाएगा। यह देश की कुल आर्थिक शक्ति को दिखाती है, और इसके द्वारा भी हम देश की आर्थिक विकास या वृद्धि को माप सकते हैं। बट सबसे ज्यादा उपयुक्त किसको माना गया है, प्रति व्यक्ति आय को, क्योंकि ये बढ़ा मतलब देश में आर्थिक विकास हो रहा है। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, भाई सिंपल बात है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो विकास के लिए लाभप्रद ही है। लेकिन सबसे उपयुक्त किसको माना गया है, राष्ट्रीय आय नहीं, किसको, प्रति व्यक्ति आय। अब राष्ट्रीय आय भी है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ रहा है तो पीसीआई तो बढ़ेगा ही, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा ही। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। राष्ट्रीय आय में वृद्धि मतलब आर्थिक विकास का सूचक है। इसके लाभ निम्नलिखित क्या है, इससे निवेश और उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है मतलब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रहा होगा, तो इन्वेस्टमेंट, जब हमारी आय बढ़ेगी तो हम इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर हमारी उत्पादन भी ज्यादा होगी, मतलब फिर इनकम भी
ज्यादा होगा। अभी तो हमने बताया था, एक गरीब व्यक्ति जिसका आय क्या है, कम है, तो बचत नहीं होगा। बचत नहीं होगा तो फिर ये अगले टाइम में इन्वेस्टमेंट कम करेगा। इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो फिर इसका इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि आय कम हो जाएगा। तो ये इसी चक्र में फंस जाता है। अब राष्ट्रीय आय का बढ़ना मतलब बचत बढ़ना, बचत बढ़ना मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा मतलब इनकम बढ़ेगा। तो इस बेस पर भी इसका आप उत्तर दे सकते हैं। अब और क्या हो सकता है, रोजगार के नए नए अवसर। भैया पैसा बढ़ रहा है तो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बैठेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी ढांचा जो भी है इसमें सुधार होगा, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी। अब सेमीफाइनल में हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसमें 6 ही क्वेश्चन है, हाँ 6 ही है। 5वें नंबर पर आ चुके हैं, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये हम लोग राष्ट्रीय आय पर दे ही दिए, यहाँ पर प्रति व्यक्ति। अब टोटल मिला के, कुल मिला के ये चैप्टर ही प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय के बीच में ही घूम रहा है। तो अगर आप एक दो क्वेश्चन इसमें इसमें से कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी को तो ऐसे भी जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय विकास का सबसे प्रमुख मापक है, पहले भी बता चुके हैं। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है लेकिन जनसंख्या उससे तेजी गति से बढ़ता है, तो विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब ठीक है, हमारे घर में इनकम भी बढ़ रहा है बट खाने वाले भी बढ़ रहे हैं, मतलब जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे केस में तो हम क्या कहेंगे, विकास नहीं हो सकता है, आम आदमी तक लाभ नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वास्तविक विकास तभी माना जाता है जब प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो। राष्ट्रीय आय से केवल मतलब है नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है बट खाने वाले भी बढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय इसीलिए एक नंबर पर नहीं माना जाता है। पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय, ये बढ़ रहा है, तो चाहे जो भी जनसंख्या है, यानी कि सबकी बढ़ रही है, तो फिर ये किसी मतलब जो देश के लोग हैं उनकी बेहतर जीवन के स्तर को सुनिश्चित करती है कि हाँ, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है मतलब देश के प्रत्येक लोगों का जीवन स्तर में भी बदलाव आएगा, जीवन स्तर उच्च होगा, ठीक है। अब फाइनल क्वेश्चन जो है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करेगी भाई। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को मिला के ही तो भैया एक राष्ट्रीय आय बढ़ता है, मतलब पूरे राष्ट्र की आय तय की जाती है। तो हाँ, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, और यही चीज मैंने पहले भी बताया था कि भले ही यहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर पूछा जा रहा है बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। लेकिन पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ना मतलब चाहे जितना भी जनसंख्या बढ़ा हो, सबका बढ़ रहा है। और राष्ट्रीय आय बढ़ना मतलब राष्ट्र की, एक घर की आय तो बढ़ रही है, अगर उस देश की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो फिर तो कोई फायदा है ही नहीं। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो लोगों की क्रय शक्ति, यानी कि लोग ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, इससे बाजार में मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। मार्केट बड़ा होगा, मार्केट में लोग आएंगे तो मार्केट में ज्यादा उत्पादन भी होगा, और ज्यादा उत्पादन होना मतलब क्या, देश की जीडीपी बढ़ना। अंततः अधिक उत्पादन और खपत के कारण देश की राष्ट्रीय आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और अतः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।